नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बड़ा साहेब देसाई कॉलेज पाटन। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। सूर सूर तुलसी सस्ती उड़गन केशवदास, अबके कवि खद्योतसम जहता करे प्रकाश। अर्थात भक्तिकालीन कवि सूरदास सूर्य के समान है, भक्तिकालीन दूसरे कवि तुलसीदास चंद्रमा के समान है, तो केशवदास उड़गन अर्थात पंछी के समान है। इन तीनों कवियों ने अपने विचारों से तत्कालीन समाज को प्रकाशित करने का काम किया है। सूरदास तुलसीदास के बाद जिस कवि का नाम लिया जाता है वह रीतिकालीन कवि केशवदास है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र जी ने उन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में भी स्थान दिया है। ऐसे रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास जी का आज हम सामान्य परिचय देखेंगे। रीतिकाल के कवि केशवदास जी का सामान्य परिचय देखने के लिए उसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे: जीवन वृत्त, व्यक्तित्व, कृतित्व। इस प्रकार केशवदास जी का सामान्य परिचय देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जीवन वृत्त, यानी उनका जीवन परिचय। केशवदास जी का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नगर में हुआ। बुंदेलखंड के ओरछा नगर में एक सनाट्य ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म संवत 1612 विक्रमी में हुआ। कुछ विद्वान 1618 भी बताते हैं। ईस्वी सन के तहत 1555 इनका जन्म बताया जाता है। केशवदास जी के पिता का नाम है काशीनाथ मिश्र। वह भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान बताए जाते हैं। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शीघ्र बोध। राजा मधुकर शाह केशवदास जी के पिता को सम्मान देते थे। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहकर काव्य करने वाले कवि रहे हैं। इंद्रजीत सिंह स्वयं उन्हें अपना गुरु मानते थे। इतना ही नहीं तो इंद्रजीत सिंह ने उन्हें सम्मान के रूप में किस गांव दान भी दिए थे। ऐसे इंद्रजीत सिंह के गुरु के रूप में रीतिकालीन कवि केशवदास जी का स्थान हमें मिलता है। इतना ही नहीं तो रीतिकाल के एक अन्य प्रसिद्ध कवि है बिहारी। बिहारी के गुरु के रूप में भी केशवदास जी का स्थान बताया जाता है। ऐसे केशवदास जी एक प्रकांड विद्वान या रीतिकाल के आचार्य कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे आचार्य कवि का देहावसन संवत 1674 विक्रमी बताया जाता है। ईस्वी सन के तहत 1617 या 1618 भी बताया जाता है। इस प्रकार केशवदास जी का जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। केशवदास जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही परिपूर्ण रूप में हमारे सामने आता है। एक कुलीन व्यक्ति होने के कारण वह अभिजात गुणों से संपन्न थे। बहुत ही भावुक थे, सरल थे, रसिक थे। साथ ही साथ केशवदास जी के व्यक्तित्व के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आते हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले है वह रीतिकाल के आचार्य के नाते उनका स्थान आता है। कारण केशवदास जी ने अपने साहित्य में काव्यांगों का परिपूर्ण रूप में निरूपण किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके संदर्भ में बताते हैं कि केशवदास जी ने काव्यांगों का परिपूर्ण रूप में अपने साहित्य में निरूपण किया है। इसलिए केशवदास जी एक आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी रामचंद्रिका छंद और अलंकारों का पिटारा है। रसिक प्रिया, उसमें रस से परिपूर्ण चित्रण मिलता है। जहां उन्होंने श्रृंगार को रसराज माना है। छंदमाला छंद से संबंधित रचना है। इसलिए काव्यांगों का परिपूर्ण निरूपण करने के कारण केशवदास जी के व्यक्तित्व के अंतर्गत हमें आचार्यत्व रूप परिपूर्ण रूप में दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है वह कवि नहीं थे, उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, ऐसे विद्वानों का कहना है। कारण उनकी चित्त वृत्ति अधिकतर काव्यांगों के निरूपण में ही रमी। इसलिए उनके कवि के लिए जो हृदय मिलना चाहिए वह हृदय केशवदास जी को नहीं मिला था। इसी कारण उनके काव्य को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इसलिए रीतिकाल में केशवदास जी का आचार्य के नाते जितना स्थान है उतना कवि के नाते नहीं है। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू हमने आपको बताया था, वह बहुत ही सरल, रसिक और भावुक कवि थे और उनकी यह भावुकता बुढ़ापे तक बनी रही थी।
एक लड़की जब उन्हें बाबा कहती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह कहते हैं, केसन्नी असी करी बैरिहु जस न कराही, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाइए। ऐसे केशवदास जी रसिक बहुकवि थे। आचार्य के नाते उनका अधिक स्थान रहा है, कवि के नाते उतना नहीं रहा, इसलिए उनके काव्य को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। लेकिन उनका व्यक्तित्व एक परिपूर्ण व्यक्तित्व आचार्यत्व के रूप में हमारे सामने आता है। केशवदास जी ने विभिन्न रचनाएं की। उन रचनाओं का परिचय हम यहाँ संक्षेप में देखेंगे। वह रचना इस प्रकार है। केशवदास जी की पहली रचना है रसिक प्रिया, जिसमें नवरस का निरूपण हमें मिलता है। ये नवरस का पहला ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें केशवदास जी ने श्रृंगार को रसराज माना है। केशवदास जी की दूसरी रचना है कविप्रिया, जिसमें अलंकारों का निरूपण किया है। केशवदास जी की तीसरी रचना है छंदमाला, जिसमें छंदों का निरूपण किया है। राम के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है रामचंद्रिका। उसमें राम का जीवन प्रबंध रूप में आपके सामने आता है। वह छंद और अलंकारों का पिटारा है। रामचंद्रिका इस ग्रंथ को छंद और अलंकारों का पिटारा कहा जाता है। उनकी पांचवी रचना है रतन बावनी। ये भी प्रबंध रचना है, लेकिन इस रचना में राजा महाराजाओं के वीर गाथाएं तथा यशोगान का चित्रण हमें मिलता है। उनकी अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। यह भी राजा महाराजाओं की वीर गाथा तथा यशोगान का ही चित्रण इसमें मिलता है। यह भी प्रबंध रचना है। सातवीं रचना है वीर सिंहदेव चरित। एक प्रबंध रचना है, इसमें भी राजा और महाराजाओं का यशोगान ही हमें मिलता है। आठवीं रचना है विज्ञान गीता। यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय के आधार पर की गई है। इस प्रकार केशवदास जी ने लगभग 8 ग्रंथ लिखे हैं। इसमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, यह सारे ग्रंथ काव्यशास्त्र के नियमों पर आधारित है, जिसमें काव्यशास्त्र के अंग प्रत्यांगों का चित्रण हमें मिलता है। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित यह ग्रंथ वीर चित्रण से या प्रबंध रचनात्मक हमें मिलते हैं। और विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस प्रकार केशवदास जी ने विभिन्न रूपों को लेकर विभिन्न अपने काव्य में चित्रण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार केशवदास जी ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र का एक शास्त्रीय दृष्टि से चित्रण कर हिंदी के रीतिकाल में अपना एक प्रमुख स्थान निर्माण किया है। ऐसे केशवदास जी का सामान्य परिचय में मिलता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।